नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम ताज़ा खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में विश्वविद्यालय के SC/ST शिक्षक आज से भूख हड़ताल पर। जेएनयू में भी 9 छात्रों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। मानव संसाधन मंत्रालय का शिकायतों पर गौर करने का निर्देश। उत्तराखंड और पुदुचेरी के राज्यपालों की बर्खास्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी को नोटिस। झारखंड में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद, 6 जख्मी। दंतेवाड़ा में कांग्रेसी नेताओं की हत्या में शामिल 3 नक्सली ढेर। भारत बना सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश। थाईलैंड को पछाड़कर 1 करोड़ 2 लाख टन चावल का किया निर्यात। वियतनाम तीसरे पायदान पर। और लैटिन अमेरिका के कई देश जीका वायरस की चपेट में। वायरस की वजह से नवजात के मस्तिष्क के विकास पर असर। राष्ट्रपति बराक ओबामा का तत्काल कदम उठाने पर जोर। छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में हैदराबाद विश्वविद्यालय के SC/ST शिक्षक आज से भूख हड़ताल करेंगे। बुधवार को इस मुद्दे पर हैदराबाद से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच विश्वविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठे कुछ छात्रों को कल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की मौत के बाद से छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में देश भर से सैकड़ों छात्र संगठन जमा हो रहे हैं। बुधवार को ये विरोध चेन्नई के साथ साथ दिल्ली के जेएनयू में भी दिखा। छात्र वीसी के साथ साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। करीब 60 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। Our demand is only unless until if we are not get our demands, we won't leave our this struggle. Why? Because our first primary demand is VC Upper House should be removed that VC post. Why? Because this is we are doing here as a project just to social justice for Rohit Vemula, not for any compensation or any employment anything. Only for the justice. हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल जारी है। हालत बिगड़ने पर कुछ छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छात्र वीसी अप्पा राव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो रही थी। किसी का बीपी लो हो रहा था, किसी का शुगर लेवल बहुत लो हो रहा था, तो इस वजह से उनको जबरदस्ती लेकर गए हैं। कार्यवाहक वाइस चांसलर विपिन श्रीवास्तव की छात्रों से बातचीत की कोशिश भी नाकाम रही। छात्रों ने उन्हें बैरक वापस लौटा दिया। छात्रों को राजनीतिक दलों का भी साथ मिला है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हनुमंत राव के साथ कई नेता रोहित को इंसाफ दिलाने की मांग पर मौन व्रत पर बैठ गए। आज तक भी उधर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रहे। अप्पा राव को सस्पेंड करो बोले तो लीव में गया। क्यों सब अप्पा राव को सस्पेंड नहीं करते? वो ही तो मेन आदमी था। विरोध थमता नहीं दिख रहा है। 29 जनवरी को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने हैदराबाद और तेलंगाना बंद का आह्वान किया है। आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद ही छात्रों को निलंबित किया गया था। ये दलित छात्र बंडारू दत्तात्रेय और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। 17 जनवरी को रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 और दलित छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इससे पहले एक दलित छात्र ने कुलपति को चिट्ठी लिखकर खुदकुशी की धमकी दी थी। इधर यूनिवर्सिटी में CIPOD की बैठक में कई सिफारिशें की गईं और छात्रों के सभी मुद्दे सुलझाने का फैसला किया गया। नवनियुक्त VC जगदीश कुमार ने कहा है कि मामले पर विचार किया जा रहा है और छात्रों को शिक्षा पूरी करने के लिए वो पूरी मदद करेंगे। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जेएनयू प्रशासन को खुदकुशी की धमकी देने वाले दलित छात्र की शिकायतों पर गौर करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में प्रवेश की इजाजत के लिए आंदोलन कर रही महिलाओं ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इनमें भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई भी शामिल थीं। दरअसल मंगलवार को मंदिर में प्रवेश के लिए भूमाता ब्रिगेड ने आंदोलन किया था, लेकिन पुणे से आ रही इन महिलाओं को मंदिर से 70 किलोमीटर दूर सुपा गांव में ही रोक दिया गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके बातचीत से मामला सुलझाने की बात कही थी। दूसरी तरफ शिग्नापुर ग्राम पंचायत ने आज प्रस्ताव पारित करके भूमाता ब्रिगेड की कोशिशों की निंदा की। कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्रवेश देने का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में जितनी भी ऐसी मंदिरें हैं, भारत में ऐसे जितनी भी रिलीजन की मंदिरें हैं जहां पे महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, वहां पे आप सभी जगह ऐसा एक कायदा बनाइए। उसके लिए आप प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखिए और जो हमारी मांग है वो बताइए। तो सीएम ने कहा है कि हम जरूर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को गंभीर संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो महिला हो या पुरुष, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। पूजा का मंदिर, भगवान का मंदिर, भगवान की जगह सब इंसानों के लिए है। वहां लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मामले को बेहद गंभीर बताया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्र और राज्यपाल से शुक्रवार तक जवाब मांगा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हुए राज्यपाल जेपी राजखोवा ने गौ हत्या को कानून व्यवस्था ठप होने की एक वजह बताया था। राज्यपाल ने रिपोर्ट में एक गाय मिथुन की राजभवन के बाहर हत्या की तस्वीर भी संलग्न की है। राज्यपाल राजखोवा की तरफ से पेश हुए वकील सत्यपाल जैन ने कल सुप्रीम कोर्ट में इसका खुलासा किया। अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की वो रिपोर्ट मांगी है जिसको आधार बनाते हुए केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाया है। राज्यपाल के वकील ने रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखने की अपील की। कोर्ट ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि आप जो राज्यपाल की रिपोर्ट है उसे कोर्ट को दिखाएं, और आज उठते समय कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि वो रिपोर्ट और जो अन्य भी रिपोर्टें वहाँ की कानून व्यवस्था के संबंध में केंद्र सरकार को राज्यपाल ने भेजी हैं, उनको सील्ड कवर में जजेस के यहाँ दे दिया जाए। कांग्रेस की याचिका में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इसमें राज्य की जनता परेशान है। कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। This shows the sinister design of Narendra Modi government to dislodge duly elected constitutionally elected Congress government in the northeastern state. They wanted to test as an Arunachal as a first case. अरुणाचल में राजनीतिक संकट 16 दिसंबर से चल रहा है। कांग्रेस के 21 और बीजेपी के 11 सदस्यों ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ अस्थायी स्थान पर सत्र कर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाया। एक दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी की जगह एक असंतुष्ट कांग्रेस विधायक को नेता चुन लिया। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन फैसलों पर रोक लगा दी। अरुणाचल प्रदेश के सियासी संकट का समाधान अब सबको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। जानकारों का मानना है कि चाहे इस मामले का जो भी फैसला आए, लेकिन वो फैसला आने वाले वक्त में सत्तारूढ़ और विपक्ष सब दलों के लिए एक नज़ीर साबित होगा और साथ ही साथ नए सिरे से राष्ट्रपति शासन लगाने के नियमों को भी परिभाषित करेगा। दिल्ली से कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मसले पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी से राज्यसभा टीवी ने खास बातचीत की। सरकार की ओर से बयान ये आ रहे हैं कि 6 महीने की जो एक प्रोसीडिंग होती है, विधानसभा की 2 प्रोसीडिंग्स के बीच में डिफरेंस होता है, उसका टाइम ज़्यादा हो चुका था और सरकार वहां पर उस प्रोसीडिंग्स को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वहां पर संवैधानिक संकट था। उसका ये इस बात का है कि 6 महीना पूरा होने से पहले हम लोगों ने सेशन बुलाया था और उस सेशन को जो 14 जनवरी तो 18 जनवरी तक के लिए बुलाया था। उसमें गवर्नर ने अप्रूवल दिया और नोटिस भी इशू हो गया था, लेकिन सडनली हमारा गवर्नर साहब दिल्ली आने के बाद वापस आके उसको प्रीपोन किया गया है, बिना हमसे काउंसिल मिनिस्टर से पूछे वो प्रीपोन कर दिया। 14 जनवरी से 16 दिसंबर कर दिया। तो उसी में वो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी काम गवर्नर ने कर दिया। भाई फिक्सिंग है एजेंडा आइटम, फर्स्ट एजेंडा आइटम फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर। आपकी विरोधी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वहां पे आपकी सरकार अल्पमत में आ गई थी। सबसे पहले तो गवर्नर
कोई किसी ने कंप्लेन दिया, वो कंप्लेन का अनुसार पर हमको कहना चाहिए था कि आपका सरकार के बारे में, पार्टी के बारे में कुछ कंप्लेन मिला है। तो कंप्लेन तो बीजेपी लोगों ने दिया, 11 बीजेपी लोगों ने कंप्लेन दिया कि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो कैसे 11 आदमी कंप्लेन दे सकता है? ठीक है, कंप्लेन दिया, उसको मान भी लिया, तो हमको तो बताओ ना। जब उसके कंप्लेन दिया कि मेजॉरिटी नहीं है, तो कम से कम गवर्नर का काम था वो पूरा करना था कि आप मेजॉरिटी प्रूव करके सदन में दिखाओ। तो मेरा काम था कि मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाने का, कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मेरा काम था। तो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए मौका ही नहीं दिया। कहाँ मौका दिया? वो तो डायरेक्टली ऑर्डर करके डिप्टी स्पीकर को एम्पावर करके, वो भी डिस्क्वालीफाइड वाला डिप्टी स्पीकर है। जो 14 लोग को ऑलरेडी स्पीकर ने डिस्क्वालीफाइड किया था, उसी को ही फिर डिस्क्वालीफाइड एमएलए को उसको जीवित करके वो उसमें मेक शिफ्ट असेंबली सेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को बर्खास्त करने पर केंद्र से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने 28 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ये गंभीर मामला है। दरअसल 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद कई राज्यपालों को हटाया गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी और पुदुचेरी के राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया भी इसमें शामिल थे। कुरैशी का आरोप था कि तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था और ऐसा नहीं करने पर उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 माओवादियों को मार गिराया है। मरने वालों में 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल है। पुलिस को इलाके में नक्सलियों के होने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम को जंगल की तरफ भेजा गया था। यहां ये मुठभेड़ हुई। तीनों नक्सलियों पर 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमले में शामिल होने का आरोप है। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। उधर झारखंड में इस कार्रवाई के जवाब में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया। पलामू जिले में नक्सलियों की तरफ से किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 6 जख्मी भी हुए हैं। माओवादियों ने बुधवार को पुलिस वाहन को उस वक्त निशाना बनाया जब वो एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। घटना के बाद नक्सलियों और पुलिस के बीच करीब 2 घंटे तक मुठभेड़ हुई। आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों का डाल्टनगंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायलों को जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उन्हें रांची ले जाया गया है। भुवनेश्वर में एक होटल में पहचान पत्र मांगने पर 2 दिन पहले फरार हुए 5 संदिग्ध लोगों को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हिरासत में ले लिया गया है। ओडिशा पुलिस के सतर्क करने के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के नंबर प्लेट वाले एक वाहन को रोककर इन 5 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक 5 संदिग्धों के पास ईरान के पासपोर्ट हैं। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले भुवनेश्वर के होटल के प्रबंधक ने इन लोगों के इराकी नागरिक होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें एनडीए सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकाल की प्रमुख नीतियों की व्यापक समीक्षा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी नीति और योजनाओं पर विशेष तौर पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा और उत्पाद शुल्क क्षेत्र से संबंधित लोगों की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने शिकायतें दूर करने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री ने यह निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रगति 9वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए। पीएमओ ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी सचिवों से कहा है कि शिकायतों पर तुरंत शीर्ष स्तरीय निगरानी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार 2017 तक 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मुहैया कराएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जो 3 साल में एक बार किसानों को दी जाएगी। इनमें मिट्टी के सभी तरह के पोषक तत्वों और मापदंडों पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। इस कार्ड में मिट्टी में सुधार लाने के उपायों से जुड़ी एक एडवाइजरी भी होगी ताकि किसान बेहतर उपज हासिल कर सकें।
आप बने रहे हमारे साथ, खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का नया सीजन, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा। थाई राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत 1,02,30,000 टन निर्यात के साथ पहले पायदान पर रहा। वहीं 98 लाख टन निर्यात के साथ थाईलैंड दूसरे स्थान पर और वियतनाम 64 लाख टन निर्यात के साथ तीसरे स्थान पर रहा। एसोसिएशन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और विशेषकर चावल की अधिक मांग करने वाले देशों में मांग कमजोर पड़ने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत में भ्रष्टाचार के मामले में सुधार हुआ है और ये 9 अंकों के सुधार के साथ वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में 76वें स्थान पर आ गया है। भ्रष्टाचार निगरानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा सूचकांक के मुताबिक 168 देशों की सूची में थाईलैंड, ब्राजील, ट्यूनीशिया, जाम्बिया और बुर्किना फासो के साथ भारत 76वें स्थान पर है। वहीं सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में डेनमार्क लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि उत्तर कोरिया और सोमालिया 8 स्कोर के साथ निचले पायदान पर हैं। भारत 2014 में 85वें स्थान पर था और 100 के ग्रेड स्केल में इसने 38 स्कोर किया था। हालांकि इसके स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से हवाई अड्डों के पास ध्वनि प्रदूषण के लिए पर्यावरण मानक तय करने में नाकाम रहने पर नाराजगी जताई है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, डीजीसीए और सीपीसीबी को निर्देश दिया है कि इस मामले में 2 हफ्तों के भीतर बैठक करके फैसला करें। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास रहने वाले व्यक्ति और एक अस्पताल ने याचिका लगाई थी और विमानों के शोर से सेहत पर बुरा असर पड़ने की दलील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनजीटी को भेज दिया था। राजधानी दिल्ली में फिर से कचरे का अंबार लगने वाला है। वेतन ना मिलने से नाराज निगम के करीब 1 लाख कर्मचारी कल से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, नगर निगम और केंद्र को नोटिस जारी करके वेतन भुगतान में देरी पर जवाब मांगा है। दिल्ली में तीनों निगमों के कर्मचारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारी जंतर मंतर पर भी जमा हुए और बकाया वेतन की मांग की। इस बार हड़ताल में सफाई कर्मचारियों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और नर्स भी शामिल हैं। लिहाजा कचरा उठाने के साथ दूसरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। सिर्फ सफाई कर्मचारियों की 1 महीने की तनख्वाह भेजकर बोल देते हैं हमने सारे कर्मचारियों की तनख्वाह दे दी, जबकि निगम में 14-15 जो संगठन, मजदूर संगठन काम कर रहे हैं सभी विभागों के, उन सबकी सैलरी 4-4 महीने से 5 महीने से दी गई है। सरकार और निगम के बीच वेतन भुगतान को लेकर खींचतान हमेशा सामने आती रही है। दोनों ही पक्ष हड़ताल के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ एमसीडी के 3 कमिश्नरों की मीटिंग थी। मिनट्स ऑफ मीटिंग मौजूद हैं, उनके दस्तखत मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने कहा कि नॉन प्लान फंड जिसमें से सारी सैलरीज दी गई है, उस नॉन फंड का 1 रुपया भी बकाया नहीं है, पैसे दिए जा चुके हैं। निगम कर्मचारियों की हड़ताल पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने बुधवार को केंद्र के साथ राज्य सरकार और निगम को नोटिस जारी करके 2 फरवरी तक जवाब मांगा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 लाख से ज्यादा मछुआरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। मछुआरे श्रीलंका से अपनी 75 नौकाएं छुड़ाने की मांग कर रहे हैं।
ये लोग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी 18 नाव का मुआवजा भी चाहते हैं। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री जयललिता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें राजनीतिक स्तर पर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। दिल्ली एनसीआर में मौसम सामान्य रहने के बावजूद उत्तर भारत में लोगों को ठंड से पूरी तरह निजात नहीं मिल रही है। कई दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के अमृतसर में बुधवार को तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा। धुंध की वजह से 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के वॉलंटियर्स से मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए इन वॉलंटियर्स ने उपराष्ट्रपति से बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। सरकार की तरफ से युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की तरफ से एनएसएस कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसका मकसद छात्रों में सामाजिक कल्याण की भावना को विकसित करना है। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में मोहम्मद हामिद अंसारी से मिलकर बच्चों ने खुशी जाहिर की, तो उपराष्ट्रपति ने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लैटिन अमेरिका के कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका जीका वायरस बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी जीका वायरस से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया है। कोलंबिया और ब्राजील ने जीका से साझा तौर पर निपटने के लिए क्षेत्रीय बैठक भी बुलाई है। इस वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाओं से जन्म लेने वाले शिशुओं का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। ये पहले ही 21 कैरेबियाई, उत्तर और दक्षिण अमेरिकी देशों में फैल चुका है। ब्राजील में इस वायरस का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां शिशु सामान्य से छोटे सिरों के साथ पैदा हो रहे हैं। I would anticipate in the days ahead that you'll see more of a conspicuous, concerted effort on the part of the U.S. government to communicate with the American people about the risks of this virus and the steps they can take to protect themselves. बात खेलों की दुनिया की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने जर्मनी की जूलिया जॉर्ज और चेक गणराज्य की कैरोलिना लिस्कोवा को सीधे सेटों में 6-1, 6-0 से हरा दिया। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले सेट में विपक्षी जोड़ी को जमने का मौका तक नहीं दिया। विपक्षी जोड़ी पहले सेट में केवल एक ही गेम जीतने में कामयाब रही। दूसरे सेट में सानिया और हिंगिस ने दमदार खेल दिखाते हुए विपक्षी जोड़ी को एक भी गेम नहीं जीतने दिया। सानिया और हिंगिस की जोड़ी की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों में लगातार 35वीं जीत रही। 29 जनवरी को होने वाले फाइनल में अब उनका मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की ही 2 खिलाड़ियों एंड्रिया लावाकोवा और लूसी हराडेका से होगा। टेनिस के अलावा निशानेबाजी से भी अच्छी खबर है भारत के लिए। हिना सिद्धू ने रियो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया है। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग निशानेबाजी चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में बुधवार को स्वर्ण पदक पर निशाना साधते हुए ओलंपिक का टिकट हिना सिद्धू ने हासिल किया। सिद्धू ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाली 9वीं भारतीय निशानेबाज हैं। सिद्धू ने अच्छी शुरुआत करते हुए कुल 387 के स्कोर के साथ क्वालिफाइंग में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें दूसरी और तीसरी सीरीज में लगातार 96 के स्कोर शामिल थे। आज देश महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। वो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कांग्रेस के गरम दल के नेताओं लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ने ही सबसे पहले देश में स्वराज की आवाज बुलंद की। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर लाजपत राय ने सामाजिक आंदोलनों को भी दिशा दी। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हुआ था।
मधुर संगीत से लोगों के दिलों में राज करने वाले संगीतकार ओपी नैयर की आज पुण्यतिथि है। शोक और रोमांटिक गीत उनके संगीत की पहचान है। कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। बचपन से ही संगीत की ओर रुझान और गायक बनने की चाह रखने वाले ओपी नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ। मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था। ऑल इंडिया रेडियो से संगीत का सफर शुरू करने वाले ओपी नैयर को फिल्मों में पहला मौका 1949 में फिल्म खनीज में मिला। गुरुदत्त की आर पार उनकी पहली हिट फिल्म थी। गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 और CID फिल्म में उन्होंने संगीत दिया। मेरे सनम फिल्म से उनके संगीत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। जाइए आप कहां जाएंगे और पुकारता चला हूं मैं जैसे गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। पुकारता चला हूं मैं, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। तुम सा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली, नया दौर उनकी बेहद कामयाब फिल्में थी। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जनवरी 2007 में ओपी नैयर साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपनी बाहों से होने न देगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रोहित वेमुला के आत्महत्या मामले में विश्वविद्यालय के SC/ST शिक्षक आज से भूख हड़ताल पर। JNU में भी 9 छात्रों ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। मानव संसाधन मंत्रालय का शिकायतों पर गौर करने का निर्देश। उत्तराखंड और पुदुचेरी के राज्यपालों की बर्खास्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। केंद्र से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। तत्कालीन गृह सचिव अनिल गोस्वामी को नोटिस। झारखंड में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद, 6 जख्मी। दंतेवाड़ा में कांग्रेसी नेताओं की हत्या में शामिल 3 नक्सली ढेर। भारत बना सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश। थाईलैंड को पछाड़कर 1 करोड़ 2 लाख टन चावल का किया निर्यात। वियतनाम तीसरे पायदान पर। लैटिन अमेरिका के कई देश जीका वायरस की चपेट में। वायरस की वजह से नवजात के मस्तिष्क के विकास पर असर। राष्ट्रपति बराक ओबामा का तत्काल कदम उठाने पर जोर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।